हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक बार फिर से रीजनिंग की एक अति महत्वपूर्ण क्लास। साथियों आज की इस क्लास में हम रीजनिंग की पार्ट संख्या 99 के बारे में चर्चा करेंगे। और दोस्तों इससे पहले के यदि आपने 98 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पिछले पार्ट्स को भी देखिएगा। एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले 98 पार्ट में कवर किए गए हैं। साथियों आज की इस श्रृंखला में हमेशा की तरह हम रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके सारे के सारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न रहने वाले हैं। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम किस तरह से प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे तो याद रखेंगे, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या को ज्ञात करो। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे एक क्रम बना है और इस क्रम में ये क्वेश्चन मार्क दे रखा है। दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को, जिसमें लिखा है निम्नलिखित प्रश्न में त्रिभुजों की संख्या बताइए। यहाँ पर एक आपको शानदार सी सुंदर सी आकृति दे रखी है और इस आकृति में साथियों हमें त्रिभुजों की संख्या के बारे में पता करना है कि यहाँ पर कुल कितने त्रिभुज स्थित हैं। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। लगभग 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे जिनकी आज हम शुरुआत करेंगे और बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। दोस्तों इनमें से यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, अग्निवीर क्लर्क, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, डीएफसीसीआईएल, एएलपी, आईबीपीएस, पीओ, नेवी, मध्य प्रदेश पुलिस, सीआरपीएफ, डीआरडीओ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीटेट, डीएसएसबी, यूकेपीएससी, दरोगा, यूपी ट्रिपल एस सी पेट, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सुपर टेट, यूपी पेट तथा यूपी पेट और भी प्रतियोगी परीक्षाएं जिनकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपका राजस्थान में आपके पटवारी की परीक्षा, मध्य प्रदेश में पटवार की परीक्षा, इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश लेखपाल की परीक्षा या फिर बीएसएसएससी की परीक्षा। तो दोस्तों इन सभी एग्जाम्स में आपका रीजनिंग पूछा जाता है और रीजनिंग एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यदि आप थोड़ी सी भी मेहनत कर लेते हैं इसमें तो आपके रीजनिंग में 100% नंबर आने के चांस रहते हैं। तो दोस्तों इस क्लास को आप लोग जरूर देखिएगा। इससे पहले एक छोटी सी क्विक अपडेट जान लीजिए, जिस अगर क्लास शुरू की जाए तो उससे पहले एक अपडेट है। यदि आपको इस क्लास का दोस्तों पीडीएफ चाहिए, यदि आप इस क्लास की पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे या फिर ये लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों हमें आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर हम आपके लिए कुछ नया स्टोरी वगैरह में जो एमसी के क्वेश्चन है, जीएस और अन्य करंट अफेयर से संबंधित इशू, उनके बारे में कुछ नया प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं और जल्द ही आपके सामने उसके बारे में भी ऐलान कर दिया जाएगा। तो इंस्टाग्राम पर हमें जरूर फॉलो करिए। चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर एक क्या दे रखा है, एक प्रश्न दे रखा है लुप्त संख्या का, मिसिंग नंबर का एक प्रश्न है और ये देखिए ये मिसिंग नंबर है। देखिए किस तरह से इसके बारे में चर्चा करेंगे तो कुछ इस तरह से इसको अगर हम बराबर भागों में बांट लें तो आप कहेंगे दोस्तों एक मिसिंग नंबर पता चल रहा है ये वाला, और इस मिसिंग नंबर के बारे में चर्चा करेंगे कि लॉजिक क्या बन रहा है दोस्तों इसके बारे में। तो दोस्तों आप इस प्रश्न को अच्छे से देखिएगा। देखिए अगर बात कर लें कैसे इसका लॉजिक है, क्या लॉजिक है, सीधे लॉजिक की चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें, देखिए यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 96 है, तो इनका दोनों का आपस में किसी तरह प्रयोग करके क्या लाना है, 256 यानी कि 256 लाना है। उसी प्रकार 85 और 5 का प्रयोग करके हमें 289 लाना है और उसके अतिरिक्त देखेंगे तो क्वेश्चन मार्क और 6 का प्रयोग करके और 484 यानी कि 484 लाना है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ये ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा उसके बारे में जल्दी से हम देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर किस तरह का लॉजिक चल रहा है, सबसे पहले लॉजिक समझिए। देखिए लॉजिक क्या है दोस्तों, ये 96 है और यहाँ पर 6 है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों इसी 96 में क्या करेंगे, एक मिनट, इस 96 में हम क्या करेंगे 6 से भाग दे देंगे। जब 6 से भाग दे देंगे तो नंबर आएगा दोस्तों 16, क्योंकि 16 छक्के 96 होता है और 96 में 6 से भाग जाएगा 16, और इसी 16 का दोस्तों हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। और सभी ने पढ़ा होगा 16 का जो स्क्वायर होता है दोस्तों 256 होता है, जो कि हमें यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह का इसको लॉजिक का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार इसी तरह के लॉजिक का प्रयोग करते हुए 85 लिखेंगे और 85 में भाग देंगे दोस्तों किससे, ये बीच वाली संख्या 5 से। तो बीच वाली संख्या अगर 5 से
से भाग देंगे दोस्तों, आप कहेंगे सर 17 आएगा, और इस 17 का जो स्क्वायर होता है दोस्तों वो हमारा 289 होता है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका 289, जो कि यहाँ पर भी दे रखा है। अब इसी लॉजिक का प्रयोग करेंगे और बताएंगे ऐसा कौन सा विकल्प बनेगा जो विकल्प में हम 6 का भाग दें और वो संख्या आए और वो संख्या 484 का स्क्वायर हो। तो दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व इस तरह से करेंगे। देखिए 484 के बारे में पता करना ये कितने का स्क्वायर है, तो वहां पर उसी संख्या में कर देंगे हम, किससे? 6 से गुणा। देखिए ये 484 जो होता है दोस्तों 22 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 22 का स्क्वायर होता है। देखिए या तो आप 6 का भाग कर दें किसमें, इनमें से किसी एक ऑप्शन में, तो संख्या पता चल जाएगी, बचेगी 22, यानी कि, या फिर 22 का गुणा 6 में कर दें। तो 22 छक्के दोस्तों कितना होता है दोस्तों, आप कहेंगे यहां पर करेंगे 22 और गुणा कर लेंगे 6, तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 एक 13, यानी कि 22 छक्के 132 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 132 हो जाएगा। याद रखेंगे 132, और इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो दोस्तों आप कहेंगे सर 132 आएगा। 132 आएगा और इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका सही उत्तर बनेगा, और सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो इस लॉजिक का हम प्रयोग करेंगे। तो बहुत सारे विद्यार्थियों को यदि नहीं समझ में आया है तो आप इसको 132 रखिए, और दोस्तों आप 132 में, ये 132 है, इसी 132 में हम क्या कर देते हैं? 6 से भाग दे देते हैं। तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12। अब इसी 22 का स्क्वायर करेंगे तो ऊपर वाला नंबर ये 484 आ जाएगा। ठीक है, लॉजिक वही है, चाहे आप गुणा कर लीजिए 6 में 22 का, या फिर 132 में 6 का भाग दीजिए। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 132 सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बारे में आप बताएंगे ये कैसा प्रश्न है, इसका उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों यदि बात करें इस प्रश्न के बारे में तो कहेंगे 13 और 24 और 2 क्वेश्चन मार्क दे रखे हैं, इनका संबंध क्या होगा ये दोस्तों हमें बताना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 13 अनुपात 24, इनका संबंध क्या है। उसी प्रकार समानुपात में बताना है, एक क्वेश्चन मार्क, उसके स्थान पर एक क्वेश्चन मार्क। तो आप कहेंगे सर यदि हम 13 दूना का 26 कर दें और मल्टीप्लाई में -2 कर दें, सबसे पहले क्या करेंगे? पहले करेंगे गुणा 2 और -2, तो इस तरह का उत्तर बन सकता है। 13 दूनी 26, अगर 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा? आप कहेंगे 24 बचेगा। उसी प्रकार देखिए 45 में अगर गुणा 2 करेंगे तो 90 होगा, और 90 में 2 जाएगा तो 88 बचेगा। तो ये लॉजिक यहाँ पर नहीं बनेगा। 56 दूना 112, 110 बचेगा, ये भी नहीं बनेगा। 35 दूना 70, 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 68 बचेगा, ये भी नहीं बनेगा। और 57 दूना 114 और 2 जाएगा तो 112। मतलब दोस्तों ये जो लॉजिक है, ये लॉजिक किसी भी हाल में यहाँ पर नहीं लग रहा है। इसका मतलब ये लॉजिक क्या है दोस्तों? गलत है। तो इसका लॉजिक क्या है उसके बारे में समझिए। देखिए हम क्या करते हैं, कभी कभी एक भीतर के दूर तक के लॉजिक के बारे में सोच लेते हैं, लेकिन छोटा सा लॉजिक भूल जाते हैं। क्या करते हैं? छोटा सा लॉजिक भूल जाते हैं जिसके बारे में हमें चर्चा करनी है। अगर 13 में दोस्तों हम 11 जोड़ दें, क्या करें? 13 में अगर 11 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 13 11 24 हो जाएगा। उसी प्रकार क्या ऐसी कोई संख्या है जिसमें 11 जोड़ने से अगला नंबर प्राप्त होता है? देखिए 45 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 56, गलत है। 56 में 11 जोड़ेंगे तो होगा दोस्तों 67, गलत है। और 35 में 11 जोड़ेंगे तो होगा 46, ये भी गलत है। और 57 में यदि 11 जोड़ेंगे, 57 में 11 जोड़ेंगे तो 68 होगा, मतलब ये वाला सही उत्तर हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। पहले आएगा 57 और उसके बाद में आएगा दोस्तों 68, और इन दोनों में जुड़ेगा क्या? 57 में अगर 11 जुड़ जाएगा तो ये लॉजिक बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही बेसिक सा लॉजिक था, इसको आपको अच्छे से समझना है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। कह रहा है एक लड़का अपने घर से मोटरसाइकिल से चलना शुरू करता है। वह पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। वहां से वह फिर घड़ी की सुई की दिशा में 180 डिग्री घूमता है और आगे 16 किलोमीटर जाता है। कह रहा है अंत में वह दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर जाता है। इसके बाद कह रहा है वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में स्थित है, ये बताना है। तो दोस्तों हम इसको बता सकते हैं। सबसे पहले समझिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो हम कलर को बदल लेते हैं। देखिए सबसे पहले एक लड़का है, मोटरसाइकिल से चलना शुरू करता है और पश्चिम दिशा में जाता है। तो दोस्तों आप कहाँ क्या कहेंगे? यहाँ पर एक लड़के को बनाते हैं और इसको हमें पश्चिम दिशा में बनाना है और इसको चला देंगे। ठीक है, इसको हमने दोस्तों क्या किया? पश्चिम दिशा में चलवाया। क्या करवाया? एक मिनट, इसको हमने दोस्तों पश्चिम दिशा, अरे यार, इसको हम दोस्तों अगर पश्चिम दिशा में चलाएंगे तो ऐसे जाएगा। ठीक है, और उसने दूरी कितनी की तय की है?
तो आप कहेंगे सर 8 किलोमीटर। कितनी तय की है दोस्तों? 8 किलोमीटर की दूरी इसने तय की है। उसके बाद कह रहा है फिर बाएं मुड़कर, देखिए पश्चिम दिशा में मुख है और अगर बाएं मुड़ेगा, अगर दोस्तों बाएं मुड़ेगा तो 10 किलोमीटर जाएगा। तो बाएं मोड़ना है और पश्चिम दिशा में मुख है, तो हम कहेंगे सर इसको नीचे की ओर मोड़ देंगे। बाएं का मतलब उल्टा, अगर आप पश्चिम में मुख रखेंगे उल्टा मुड़ेंगे तो दक्षिण दिशा में जाएंगे। और ये दूरी जो बनेगी दोस्तों याद रखेंगे, ये जो दूरी बनेगी साथियों, ये दूरी हमारी 10 किलोमीटर बनेगी। कितनी बनेगी साथियों? 10 किलोमीटर। इसके बाद अब वह इस बिंदु पर आ गया है, कह रहा है अब वह बाएं मुड़कर, माफी चाहेंगे ये तो हमने काउंट कर लिया। इसके बाद कह रहा है वह वहां से घड़ी की दिशा में, घड़ी की सुई के चलने की दिशा में 180 डिग्री घूमकर आगे 16 किलोमीटर जाता है। तो आप इसको समझिए, घड़ी की दिशा कौन सी बनेगी, क्योंकि घड़ी हमारी कुछ इस तरह से चलती है। कौन सी दिशा? क्लॉकवाइज दिशा जो होती है वो ये होती है। और 180 डिग्री का मतलब होता है सीधा सा कोण, और सीधा सा कोण 180 डिग्री बनेगा मतलब विपरीत दिशा में जाएगा। अगर वो यहां पर था तो मैं पेन से अगर बदल दूं तो दोस्तों कहेंगे आप यहां से ऊपर की ओर चला जाएगा। 180 डिग्री घड़ी की दिशा में मुड़ेगा और ऊपर की ओर जाएगा, और दूरी उसने दोस्तों 16 किलोमीटर की तय की है। ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद अंत में वह दाईं ओर मुड़कर, दाईं ओर मतलब सीधे हाथ की तरफ मुड़ करके दोस्तों 8 किलोमीटर जाता है। तो दोस्तों अब हम कहेंगे ये दाईं ओर मुड़ रहा है और इसको दाईं ओर मोड़ना है, तो दोस्तों ये मुड़ जाएगा। और ये दूरी कितनी तय करेगा? तो आप कहेंगे सर प्रश्न में कहा है कि 8 किलोमीटर की, तो 8 किलोमीटर की दूरी यहां तक हो जाएगी। ठीक है, ये अंत में इस बिंदु पर पहुंच गया है। कह रहा अब वह अपने मूल स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में स्थित है। तो आप बता सकते हैं दोस्तों मूल स्थान कौन सा था? आप कहेंगे मूल स्थान ये बनाया था, और ये दिशा को, ये मूल स्थान है और मूल स्थान से कौन सी दिशा में है? आप कहेंगे दोस्तों ये जो दिशा बनेगी, क्योंकि ऐसी दिशा बनाते हैं तो ऊपर की दिशा हमेशा नॉर्थ होती है, यानी कि उत्तर होती है। उत्तर तो दिशा हमारी कन्फर्म है, और केवल एक ऑप्शन में उत्तर दिशा दे रखी है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखी है 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर कैसे आएगा? देखिए ये दूरी यहां तक की जो थी ये हमारी 10 थी, तो ऊपर की कितनी बचेगी? टोटल 16 चला है, तो दोस्तों ये 6 बचेगी। 1 मिनट, ये कितनी बचेगी? 6 बचेगी। तो फिर ये एक आयत बन जाएगा, ये दूरी दोनों आपस में 8 हो जाएंगी, तो सामने सामने की जो दूरी बनेगी ये दोस्तों 6 किलोमीटर हो जाएंगी। तो 6 किलोमीटर उत्तर की ओर, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे दोस्तों कहा है कि 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ, 6 व्यक्ति हैं दोस्तों ए बी सी डी ई और एफ। कह रहा है 2 पंक्तियों में बैठे हैं, प्रत्येक में 3 व्यक्ति बैठे हैं, ये भी बताना है। कह रहा है दोस्तों यदि ए किसी, माफी चाहेंगे, यदि ई किसी सिरे पर नहीं है, डी एफ के बाएं दूसरा है, सी और ई पड़ोसी हैं, डी के विकटता सामने बैठा है और डी के विकटता सामने बैठा है। कह रहा है बी एफ का पड़ोसी है, तो बी के सामने कौन बैठा है? तो सबसे पहली लाइन पढ़ते हैं, यदि ई किसी सिरे पर नहीं है, तो ई को कहां बनाएंगे? सबसे पहले 2 लाइन बनाते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम 2 लाइन बनाते हैं। एक लाइन ये हो जाएगी, 1 मिनट, एक लाइन ये हो जाएगी और दूसरी लाइन ये हो जाएगी। और इनमें व्यक्ति कितने बैठाने हैं? तो आप कहेंगे सर 3 व्यक्ति बैठाने हैं। और दोस्तों यहां पर क्या है, दोनों एक दूसरे के पंक्तियों में बैठे हैं। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से बिठा देंगे। ठीक है, 1 मिनट, इनको हम इस तरह से बिठा देंगे, 1 2 और 3, 1 2 और 3। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ये हमारे 3 व्यक्ति दोस्तों बैठ गए। माफी चाहेंगे 6 व्यक्ति 2 लाइनों में 3 करके। कह रहा है यदि ई किसी सिरे पर नहीं है, तो ई का सिरे पर ना होने का मतलब क्या है? तो आप कहेंगे सर मतलब ये है कि ये जो ई है, ये कहीं पर भी दोनों में हो सकता है, बीच में यहां पर हो सकता है या फिर दोस्तों यहां पर हो सकता है। उसके बाद कहा है डी एफ के बाएं दूसरा है, डी नाम का जो शख्स है वो एफ के बाएं दूसरा है। तो एफ के बाएं दूसरा कैसे बनेगा? एफ को अगर मैं यहां पर रख दूं, एफ को अगर मैं यहां पर रख दूं तो दोस्तों एफ के बाएं दूसरा डी यहां पर बन जाएगा। उसके बाद अगर एफ को मैं यहां पर रख दूं तो एफ के बाएं दूसरा डी ये भी बन जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद कहा है सी ई का पड़ोसी है, सी जो है वो ई का पड़ोसी है, तो सी ई का पड़ोसी कैसे बनेगा? तो दोस्तों क्यों ना हम ऊपर की लाइन को हटा देते हैं, यहां पर इसको ऊपर की लाइन को हम हटा देते हैं और नीचे की लाइन को सेटिस्फाइड रहने देते हैं। क्या करते हैं? नीचे की लाइन को दोस्तों सेटिस्फाइड रहने देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सी जो होगा वो ई का पड़ोसी बनेगा। कौन बनेगा? आप कहेंगे सी बनेगा। तो सी को पड़ोसी कैसे बनाएंगे? 1 मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। तो सी को ई का पड़ोसी कैसे बनाएंगे? आप कहेंगे सर सी को यदि यहां पर रख दें या फिर यहां पर रख दें, लेकिन आगे एक बात कही है,
सी ई का पड़ोसी है और डी के विकर्ता सामने बैठा है। विकर्ता का मतलब क्या है, आप कहेंगे डी यहां पर है, तो विकर्ता कैसे बनेगा, ये तो सीधा हो गया, तो विकर्ता कहां पर बनेगा, यहां पर बनेगा। इसका मतलब है सी की ये वाली जो कंडीशन है ये गलत है, वो वाली कंडीशन आपके जो ये वाली कंडीशन है, एक मिनट, ये वाली सही है जबकि इस दिशा वाली गलत है लेफ्ट हैंड के साइड, तो लेफ्ट हैंड वाली को हम हटा देते हैं, ठीक है। इसके बाद आप कहेंगे बचा कौन है, आप कहेंगे सर अभी तक हमें ए दिखाई नहीं दिया है, लेकिन अब एक बात और है, आगे पढ़ते हैं। बी एफ का पड़ोसी है, जो बी है दोस्तों वो एफ का पड़ोसी है, तो बी एफ का पड़ोसी कैसे बनेगा, यहां पर इसको ई को हटा देंगे, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि ई ऊपर की ओर हो चुका है, तो बी एफ का पड़ोसी यहां पर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है बी के सामने कौन बैठा है, तो लेकिन अभी हमारे पास ए तो बचा है ना, ए कहां पर बैठेगा, तो लास्ट वाली कंडीशन में। अब कह रहा है बी के सामने कौन बैठा है, तो आप बता सकते हैं बी के सामने कौन है दोस्तों, बी के सामने बैठा है ई, और इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा दोस्तों ई। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ गए होंगे, और इस प्रश्न को एक बार जरूर दोबारा से सॉल्व करिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि अंकित का इकलौता भाई श्वेता का देवर है। अंकित का इकलौता भाई श्वेता का देवर है, श्वेता अंकित से कैसे संबंधित है ये बताना है। चलिए बताते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होगा, अंकित होगा, सबसे पहले दोस्तों अंकित होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा अंकित, अंकित का इकलौता भाई, तो अंकित का इकलौता भाई यहां पर आ जाएगा, ठीक है। कहां पर आ जाएगा, अंकित का इकलौता भाई यहां पर हो जाएगा, ठीक है। और ये किसका देवर है, तो आप कहेंगे श्वेता का देवर है, लेकिन श्वेता का देवर बनेगा कैसे, जब ये अंकित की पत्नी हो जाए श्वेता, तभी तो बनेगा देवर, क्योंकि अंकित और ये भाई ये आपस में भाई भाई हैं, जो इकलौता भाई है अंकित का वो आपस में भाई भाई हो गए, और श्वेता का देवर कैसे बनेगा, तो आप कहेंगे जब श्वेता जो बनेगी दोस्तों वो अंकित की पत्नी बन जाए। क्या बन जाए, ये श्वेता यहां पर आ जाए इस तरह से, श्वेता को अगर हम यहां पर रख दें, अंकित मेल है प्लस श्वेता फीमेल है माइनस, और ये भाई मेल है तो इसके लिए प्लस, तो आप कहेंगे इस तरह का संबंध बनेगा। तो कहा है श्वेता अंकित से कैसे संबंधित है, तो से किसके साथ लगा है, आप कहेंगे सर अंकित के साथ लगा है, और अंकित के साथ अगर से लगा है तो दोस्तों अंकित क्या कहेगा, ये मेरी धर्म पतेली है, सॉरी ये हमारी धर्म पत्नी है, माफी चाहेंगे, ये हमारी क्या हो जाएगी, धर्म पत्नी, यानी कि अंकित की धर्म पत्नी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, ठीक है। इसको आप अच्छे से समझिए, अंकित का जो इकलौता भाई है वो श्वेता का देवर तभी बनेगा यदि श्वेता अंकित की पत्नी हो, तो अंकित की पत्नी हो जाएगी इसका सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में सन्निहित आकृति को ज्ञात कीजिए। क्या बताना है दोस्तों, इस प्रश्न में सन्निहित आकृति को बताना है कि सन्निहित आकृति कैसे बनेगी, और सन्निहित आकृति कौन है, आप कहेंगे ये वाली आकृति। सबसे पहले इस तरह के दो क्या दिखाई दे रहे हैं, आप कहेंगे इस तरह के दो हमें कुछ इस तरह का चित्र दिखाई दे रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, आप कहेंगे सीधा आ रहा है, और उसके बाद दोस्तों ऐसा जा रहा है, ऐसा जाने के पश्चात ये कॉर्नर आपस में ऐसे मिल रहे हैं, ठीक है। ऐसी आकृति होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। एक मिनट, ये कुछ ज्यादा ही लेंदी हो गई, ठीक है। ऐसी आकृति होनी चाहिए, छोटू सा इस तरह से और इस तरह से, इस तरह से, और ये दोनों आपस में यहां पर मिल जाएं, तो ऐसी आकृति कहां पर बनी है। आप दोस्तों अगर ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे तो आप ऑप्शन नंबर ए में पाएंगे कि दोस्तों यहां पर जो आकृति है, यहां पर जो आकृति अगर ऐसी बनती तो ये वाला जो स्थान है, ये स्थान आपका गायब नहीं होना चाहिए था, तभी तो आकृति बन पाती है ऐसी। देखिए गौर से समझिए, अगर ऐसी आकृति हमें बनानी थी तो ये स्थान क्यों गायब हुआ, कौन सा वाला, इसको हटा के बताते हैं। देखिए ये वाला, ये स्थान गायब है, मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर अगर दोस्तों बी को देखेंगे तो आप कहेंगे आकृति क्या बन सकती है, चलिए चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से ये हो गए, उसके बाद ये दोनों के दोनों नीचे आ रहे हैं, ठीक है। ये दोनों के दोनों नीचे आ गए, उसके बाद एक लेफ्ट जा रहा है, दूसरा राइट जा रहा है, उसके बाद नीचे कॉर्नर पर ये मिल भी रहे हैं, मतलब इस तरह की दोस्तों आकृति इसमें बन रही है, इसमें इस तरह की आकृति बन रही है। गौर से समझना है आप लोगों को। यदि आपको अच्छे से विजुअल हो रहा है तो मैं कलर एक बार फिर से चेंज कर देता हूं ग्रीन कलर के साथ। देखिए इसको यहां पर ऐसे बनाना है, उसके बाद ये दोनों के दोनों सीधे, एक लेफ्ट की तरफ दूसरी राइट की तरफ, और ये दोनों आपस में ऐसे बन रहे हैं। तो मतलब ऑप्शन नंबर एक्स के मतलब इस आकृति के अनुसार ऑप्शन नंबर बी में बन रही है, तो ये वाला हो जाएगा सही। क्या दोस्तों डी में बन रही, सॉरी सी में बन रही है, तो आप कहेंगे सी में आकृति बनेगी। तो दोस्तों इसको एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। इसको यहाँ पर चेक कर लेते हैं, ये दोनों इस तरह से मिल गए, ये भी मिल गए, ये भी मिल गए, ये यहाँ पर चले भी गए लेफ्ट राइट। इसके बाद एक तो इस दिशा में आ रहा है, लेकिन दूसरा पूरी तरह से नहीं आ रहा है, ये वाला गैप मिल रहा है। अगर क्वालिटी बढ़ा के देखेंगे तो ये एक गैप दिखाई देगा, तो ये वाला दोस्तों गलत हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे तो उसके बाद यहाँ पर देखिए ये मिल रहे हैं,
उसके बाद एक नीचे की ओर आ रहा है, लेकिन इस वाले में यहाँ पर नीचे की ओर नहीं आ रहा है। तो आप कहेंगे सर इस तरह से ये तो आकृति पूरी हो रही है, लेकिन यहाँ पर एक गायब गड़बड़ कर रहा है एक लाइन, तो ये वाली भी गलत हो जाएगी। केवल और केवल दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा बी सही उत्तर होगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो शब्द कौन कौन से दे रखे हैं? आप कहेंगे सर इनकरेजमेंट। क्या दिया हुआ है? इनकरेजमेंट दिया हुआ है। तो इसमें से बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा विकल्प है जो नहीं बन सकता है। तो इनकरेजमेंट को हम इस तरह से लिखेंगे, ENCOURA, उसके बाद GEMENT, ठीक है, ये हो जाएगा इनकरेजमेंट। तो आप कहेंगे सर कौन सा नहीं बनेगा? देखिए गेम, GAME, तो GAME क्या बन सकता है? GAME तो बन सकता है, गेम तो बन सकता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बन सकता है। आगे देखेंगे टीयर, TEAR, तो TE आगे A और R मतलब टीयर भी बन सकता है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी बन सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है? नेक, और नेक को इस तरह से लिखा जाता है NECK, N और E और C, लेकिन इनकरेजमेंट में कहीं भी दोस्तों के नहीं मिला है, और के ना मिलने के कारण जो ऑप्शन नंबर हमारे पास मिला है, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर मिला है C, और ये इसका विषम उत्तर है, यानी कि ये नहीं बनाया जा सकता है। इनकरेजमेंट का प्रयोग करके नेक नहीं बनाया सकता है, जबकि मीट बना सकते हैं, MEA और T। देखिए मीट बन चुका है, ऑप्शन नंबर डी बन गया, लेकिन ऑप्शन नंबर जो कौन सा है? सी, ये नहीं बन सकता है। तो सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। ये 4 आपके पास विकल्प हैं और ये 4 शब्द हैं, इनका सार्थक क्रम बताना है। क्या बता सकते हैं? एक दिन इसी से संबंधित एक प्रश्न आया था कि विषम को बताइए, तब उसमें हमने विषम बताया था, क्या था आपका? तालाब विषम था, माफी चाहेंगे, उसमें नदी विषम बताया था। लेकिन इस बार क्या करना है? हमें बताना है दोस्तों कि शब्दों का सार्थक क्रम क्या होगा, मतलब छोटे से बड़ा क्रम क्या होगा। तो आप कहेंगे अगर हम इसको पानी के आधार पर बांटें, किसके आधार पर? पानी के आधार पर, गौर से समझना है। अगर इसको हम दोस्तों पानी के आधार पर बांटें तो आप कहेंगे इसका सही उत्तर क्या बनेगा। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं पानी कम के आधार पर, तो सबसे कम पानी इन विकल्पों में से तालाब में होगा, ठीक है, सबसे कम पानी तालाब में होगा। उसके बाद थोड़ा तालाब से जो ज़्यादा पानी होता है वो बहती हुई नदी में होता है, तो तालाब के बाद दोस्तों नदी आएगा, और नदी से ज़्यादा पानी जब नदी जहाँ पर मिलती है तो वो समुद्र में मिलती है, तो समुद्र में होगा, ठीक है। और समुद्र जहाँ पर मिलते हैं, मतलब समुद्र किसके हिस्सा होते हैं? तो आप कहेंगे सर महासागर के हिस्सा होते हैं। किसके? महासागर के। तो सबसे पहले तालाब है, मतलब विकल्प नंबर 2 से शुरुआत होनी चाहिए। किसी भी ऑप्शन की विकल्प नंबर 2 से शुरुआत नहीं है, हो रही है, केवल सिवाय ऑप्शन नंबर बी को छोड़ करके। ऑप्शन नंबर बी एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जिसकी शुरुआत विकल्प नंबर 2 से हो रही है। उसके बाद 3 आएगा नदी, उसके बाद 4 आएगा समुद्र, और उसके बाद 1 आएगा महासागर। इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, कथन और निष्कर्ष, यानी कि न्याय और निगमन का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। कह रहा है दोस्तों सभी गाय पशु हैं। क्या कहा है? सभी गाय पशु हैं, और नीचे कहा है सभी हिरण गाय हैं। मतलब अगर इसको हम नीचे से सॉल्व करें, नीचे वाले कथन से सॉल्व करें तो क्या ये बन सकता है, और ऊपर वाले से सॉल्व करें तो क्या बन सकता है। सबसे पहले ऊपर वाले से सॉल्व करते हैं, तो मतलब सभी गाय, जितनी भी गाय हैं, याद रखेंगे, जितनी भी गाय हैं हमारे पास वो सारी की सारी क्या हैं? आप कहेंगे सर पशु हैं। जितनी भी गाय हैं वो पशु हैं, तो इसको हम बना देंगे सभी गाय को पशु। उसके बाद कहा है सभी हिरण गाय हैं, जितने भी हिरण हैं वो गाय के अंतर्गत आने चाहिए। तो सभी हिरण को दोस्तों क्या बना देंगे? हम गाय बना देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा H4 हिरण, और सभी हिरण हो गई गाय। तो क्यों ना ऐसा भी बना सकते थे, सभी हिरण क्या बना सकते थे? सभी हिरण क्या हो जाएंगे? काऊ हो जाएंगे, मतलब C4 काऊ हो जाएंगे। उसके बाद सभी काऊ, उसके बाद सभी काऊ क्या हो जाएंगी? आप कहेंगे सर सभी काऊ हो जाएंगी हमारी पशु, मतलब जानवर, एनिमल, तो ये एनिमल हो जाएंगी। इसको याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों अब इसके हम निष्कर्षों को देख लेते हैं। इसके निष्कर्षों को देख लेते हैं कैसे बनेगा। तो क्यों ना एक हम मिटा दें इसको, ग्रीन वाले को, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। अब देखिए निष्कर्ष नंबर 1 में कहा है कि सभी हिरण पशु हैं। सभी हिरण पशु कैसे हैं? क्या आप बताएंगे दोस्तों कि क्या सभी हिरण पशु बन रहे हैं? आप कहेंगे ये रहा हमारा ग्रीन सर्कल हिरण का, और ये पूरा का पूरा जो सर्कल आ रहा है वो बड़े से सर्कल, मतलब पशु वाले सर्कल के अंतर्गत आ रहा है। गौर से समझिए, ये हिरण का सर्कल है, और ये जो हिरण का सर्कल है पहले गाय के सर्कल के अंतर्गत, फिर ये हो जाएगा हमारा पशु के, मतलब सभी हिरण जो हैं वो पशु हैं। यानी कि निष्कर्ष नंबर 1 दोस्तों हमारा प्रबल है, यानी कि सही है। निष्कर्ष नंबर 1 लागू होता है। उसके बाद दोस्तों बाद में देखते हैं दूसरे नंबर निष्कर्ष को। तो कह रहा है सभी पशु गाय हैं। क्या सभी पशु गाय हैं? तो पशु कहां पर हैं?
आप कहेंगे सर अगर पशु की बात कर लेते हैं तो बहुत बड़ा वाला सर्कल, मतलब सबसे बाहर वाला सर्कल जो है बड़ा है। और ये दोस्तों जो सर्कल है ये आपका यहाँ पर गाय के बारे में दे रखा है, गाय का सर्कल जो है ये वाला है, ठीक है। और ये बड़ा वाला सर्कल है पशु का। तो क्या बड़ा वाला सर्कल इस अंदर वाले बीच वाले सर्कल के अंतर्गत आ सकता है? आप कहेंगे हमें तो नहीं दिखाई दे रहा है और एग्जैक्टली बना भी नहीं सकते हैं, मतलब एग्जैक्टली पता भी नहीं चल रहा है। हो भी सकता है पशु सभी गाय हो और हो सकता है सभी गाय पशु हो। तो दोस्तों इसका एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है, और जब एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है तो ये वाला क्या है? आप कहेंगे सर गलत है। क्या है दोस्तों? गलत है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो अब हम इस स्थिति में कहेंगे कि हमारा निष्कर्ष नंबर 1, केवल निष्कर्ष 1 लागू होता है। इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 1 है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कुछ समीकरण एक निश्चित व्यवस्था के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर हल किए हुए समीकरण को सही उत्तर बताइए। उसी आधार पर हल किए गए समीकरण का सही उत्तर, मतलब ये वाला जो समीकरण है लास्ट में, इसका उत्तर बताना है। क्या हो जाएगा? देखिए अगर बात कर लें इस प्रश्न के बारे में तो आप इसको अच्छे से समझिए। इसका जो लॉजिक है वो बहुत प्यारा लॉजिक है। देखिए यहाँ पर जो ये आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, इन यदि सभी नंबरों को हम आपस में जोड़ दें, इन सभी नंबर को आपस में जोड़ दें तो कहेंगे सर सबसे पहले 41, और उसके बाद हम कहेंगे सर 27, और उसके बाद सर कहेंगे 34, और इन सभी को जब जोड़ेंगे 7 4 11 1 12। क्या हो जाएगा दोस्तों? 7 4 11 1 12 हो जाएगा। उसके बाद जोड़ेंगे तो 4 2 6, 6 एक हासिल आई थी 7, और 7 में अगर ये 3 जोड़ेंगे 10, मतलब 102। क्या हो रहा है? 102। और अगर 102 को आप गौर से देखेंगे दोस्तों, ये जो 102 लिखा है, क्या लिखा है? एक मिनट, यहां पर लिखते हैं 102। और इस 102 को कैसे लिखा गया है? पीछे से लिखा गया है। कहां से? पीछे से। पीछे से कैसे? मतलब ये 2 पहले लिखा गया है तो 2, उसके बाद ये 0, उसके बाद ये लास्ट में 1। तो आप कहेंगे सर ये हो गया हमारा 201, जो कि ये लॉजिक में आपका लॉजिक बना रहा है प्रश्न में, पहले वाले में, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है? सभी नंबरों को जोड़ना है और उसको पीछे से लिख देना है। कैसे? जैसे एग्जैक्टली ये वाला लिखा हुआ है। सबसे पहले करेंगे दोस्तों क्या? हम 19 यानी कि 19, उसके बाद 63, उसके बाद दोस्तों 48। इनको आपस में अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 9 3 12 8 20। उसके बाद क्या होगा? हासिल आएंगी 2, और 6 4 10, और 2 12, और 1 वो 13, यानी 130 हो रहा है। और इस 130 को कैसे लिखा है दोस्तों? इस तरह से लिखा है। देखिए पहले 0 लास्ट वाला, उसके बाद फिर 3, और उसके बाद ये वाला 1, तो 1, मतलब ये 031 लिखा हुआ है। हमें करना क्या है? सभी नंबर्स को जोड़ देना है। इन सभी नंबर्स को आपस में जोड़ देना है। तो इसको आप अच्छे से समझिए करना क्या है। यहां पर है 51, एक मिनट, यहां पर क्या है? 51 है, उसके बाद 35 है, उसके बाद क्या है? 63 है। तो इन सभी को आपस में जोड़ देंगे। 5 3 8, 8 1 कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 3 8 1 9 हो जाएगा। उसके बाद जोड़ेंगे तो आगे 5 3 8 6 14। तो इस तरह से ये बनेगा 149। और इसको लिखना क्या है? उल्टे तरीके से लिखना है, मतलब पहले 9 फिर 4 फिर 1, मतलब 941। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 941। क्या आएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी 941 इस प्रश्न का सही उत्तर है। और इस समीकरण को इसी आधार पर सॉल्व किया गया था। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे दोस्तों कहा है यदि एक कूट भाषा पर आधारित, निम्नलिखित प्रश्न एक कूट भाषा पर आधारित है जिसमें फॉर्मेशन को ये लिखा गया है। देखिए ये रहा फॉर्मेशन, और इसे ये लिखा गया है रेशनल को क्या लिखा गया है? ये लिखा गया है। तो रेशनल का कोड क्या होगा ये बताना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसको लिखा कैसे गया है। हालांकि क्लास आज की बहुत अच्छी है, थोड़ी लंबी हो सकती है, आप कोई टेंशन नहीं लेंगे, इसको देखते रहेंगे, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो इस तरह से इसको फॉर्मेशन लिखा गया है। फॉर्मेशन, ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मेशन। तो FORMATION, ठीक है, ये हो गया फॉर्मेशन। और इसका कोड क्या है दोस्तों? आप कहेंगे जेड। एक मिनट, कलर चेंज करके लिखते हैं। तो इसका कोड बनेगा जेड, उसके बाद बनेगा एस के बाद बनेगा एक्स, एक मिनट, एक्स के बाद क्या बनेगा? टी बनेगा, और टी के बाद दोस्तों क्या बनेगा? जे बनेगा, और जे के बाद ओ बनेगा। क्या बनेगा? ओ बनेगा। ओ के बाद क्या बनेगा? बी बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा? बी बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा? एस बनेगा, फिर एल बनेगा, ठीक है, इस तरह का कोड बना है। उसके बाद क्या लिखा है? रेशल लिखा है। तो रेशल का कोड भी बता देते हैं, एक मिनट, यहां पर लिखेंगे हम रेशल के कोड को। यहां पर हम लिखेंगे रेशल, एक मिनट, RACIAL, और आगे हो जाएगा AL। तो ये हो गया हमारा रेशल। और इसका जो कोड लिखा है दोस्तों इसको समझिए। इसका कोड लिखा गया है एक्स के बाद जे के बाद आप कहेंगे क्या है सर? एन के बाद क्या है दोस्तों? बी, और बी के बाद क्या है? जे, और जे के बाद क्या है? क्यू।
तो आप कहेंगे सर इसका लॉजिक क्या है, पहले लॉजिक तो समझाइए, आप लिखते जा रहे हैं। तो इसका लॉजिक दोस्तों क्या है, इन्हीं में से छांट छांट के कोडिंग निकालनी है। कैसे, जैसे एफ का हो गया जेड, ओ का हो गया एस, आर का हो गया एक्स, एम का हो गया टी, ए का हो गया जे और टी का हो गया ओ, आई का बी, ओ का एस और एन का एल। देखिए अगर हम दोबारा से देखें तो आप कहेंगे सर यहां पर क्या है, हमें दिखाई दे रहा है ए के सामने क्या है, जे लिखा है। उसी प्रकार ये ए है, ए के सामने जे है। ये आर है, आर के सामने ओ है, यहां पर भी आर है, आर के सामने एक्स, माफी चाहेंगे ओ नहीं है, एक्स है और इसमें भी एक्स है। उसके बाद यहां पर क्या है, आई है, आई के सामने बी है, तो आई के सामने बी यहां पर भी है। तो उसी तरह रेशनल का कोड बता देंगे कैसे, आर, आर के बाद ए के बाद टी, टी के बाद आई, आई के बाद ओ, फिर एन, फिर ए, फिर एल। तो रेशनल का कोड क्या होगा, एल का कोड हमें पता है क्यू है, तो एल का कोड क्यू सभी में लास्ट में देखिए दे रखा है, ठीक है, इससे हमें छेड़खानी नहीं करनी है। इसके बाद अब शुरुआत से देखते हैं। तो शुरुआत में आर, आर का मतलब एक्स, आर का मतलब एक्स, ये कोड बन रहा है। तो आपके गलत कौन कौन से हो गए, बी नंबर गलत और डी नंबर गलत। इसके बाद देखिए अब इसका सही उत्तर क्या बनेगा। तो इसके सही उत्तर पर जाएंगे तो रेशनल टी है, तो टी मतलब कहां पर है, टी दोस्तों ये रही, और टी का जो कोड है वो ओ है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर आर के बाद ए का कोड था जे, ए का कोड था जे, तो दोनों में जे है। उसके बाद ओ, दोनों में ओ है, फिर बी भी दोनों में है, एस भी दोनों में है, और लास्ट से थर्ड देखते हैं। लास्ट से थर्ड मतलब एन, एन का कोड क्या हो जाएगा, उसी से हमारा डिसाइड हो जाएगा। तो आप कहेंगे एन का कोड एल है, और एन का कोड एल है, लास्ट से थर्ड ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, जबकि ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी में से छांट के लिखना था, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए बनेगा, इसको याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, और मुझे पता है आज की क्लास बहुत लंबी होने वाली है, क्योंकि प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और समझाना भी जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 12, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज स्थित हैं। तो दोस्तों इसमें त्रिभुज बताने हैं, और त्रिभुज के लिए हमने आपको एक ट्रिक बताया है। जब भी इस तरह के चतुर्भुज मिले और चतुर्भुज के दो जब भी विकर्ण आपस में क्या करते हो, परस्पर काटते हो, तो उनमें हमें नंबर देना है 1, 2, 3 और 4, और सबसे बड़े नंबर का क्या करना है, मल्टीप्लाई 2 करना है। तो सब सर्वाधिक त्रिभुजों की संख्या ऐसी आकृति में हमें प्राप्त हो जाती है 8। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो इसी ट्रिक का प्रयोग करेंगे। कौन कौन सी ट्रिक है, 2 ट्रिक याद रखनी है। एक ट्रिक ये वाली, इसमें क्या करेंगे, नंबरिंग देंगे और आपस में बड़ी संख्या जो आएगी उसका मल्टीप्लाई डबल कर देंगे। उसके बाद एक ये वाली, इस वाले को भी याद रखना है। जब भी ऐसी मिले तो 1, 2 और दोनों को जोड़ के 3 कर देना है। जैसे यहां पर 1, 2, 3 और 4 किया था, तो 4 का डबल क्या हुआ, 8 हुआ। उसी प्रकार यहां पर 1, 2 दोनों को जोड़ करके 3, ऐसी आकृति में इसकी ट्रिक लगाएंगे। और ये ट्रिक बहुत जल्दी से आप समझिएगा कहां पर लग रही है। तो सबसे पहले लगाएंगे हम कहां पर, ये बड़े वाले में। सबसे पहले बड़े वाले में इस ट्रिक का प्रयोग करेंगे। और बड़े वाले में देखिए इसके विकर्ण परस्पर आपस में काट रहे हैं, मतलब इसमें हमें पता चल जाएगा कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, मतलब इस आकृति में जो त्रिभुज पता चलेंगे दोस्तों 8 पता चलेंगे। कितने दोस्तों, याद रखेंगे 8। उसके बाद देखेंगे तो पाएंगे दोस्तों यहाँ पर एक और ट्रिक इसी प्रकार की लगेगी। ये इसके नीचे कहाँ पर लगेगी, तो आप कहेंगे यहाँ पर इसके नीचे लगेगी। इसमें भी जो विकर्ण हैं वो आपस में परस्पर काट रहे हैं। ठीक है, विकर्ण क्या कर रहे हैं, आपस में परस्पर दोस्तों काट रहे हैं, मतलब 1, 2, 3 और 4। और यहां पर भी हमें पता चल जाएंगे कितने त्रिभुज होंगे सर, 8 त्रिभुज होंगे। कितने होंगे, याद रखेंगे 8 त्रिभुज होंगे। उसके बाद ऐसी ही लॉजिक के साथ ऊपर भी सॉल्व हो रहा है। यहां पर दोस्तों गौर से समझिए, इसके भी विकर्ण आपस में काट रहे हैं। तो विकर्ण जब काट रहे हैं तो नंबर सीधा दे देना है 1, 2, 3 और यहां पर 4 हो जाएगा। और इसका डबल करेंगे तो यहां से भी हमें 8 मिल जाएंगे। तो कितने मिले, 8 गुणा 3 मतलब 24 मिल चुके हैं। कितने मिल चुके हैं दोस्तों, आप कहेंगे सर 24 मिल चुके हैं। उसके बाद प्लस लगा लेते हैं और आपको काउंट करते जाना है। ठीक है, अब मैं एक एक करके काउंट करवाऊंगा। तो काउंट करना है सबसे पहले यहां से काउंट करेंगे तो ये वाला एक पता चल जाएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल, पहले अलग अलग छोटे छोटे गिन लेते हैं। तो 1, 2, 3 और 4, तो 4 ये मिल गए हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर +4 कर देते हैं, मतलब 24, 4, 28 हो चुके हैं। उसके बाद अब समझिए इनको जोड़ जोड़ के बनाएंगे। तो पहली बार में हम यहाँ से बनाएंगे, ये वाला पहली बार में दोस्तों ये वाला बनेगा। तो आप कहेंगे क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। उसके बाद में देखिए 1 बन चुका है। और यहाँ पर हम कलर ले लेते हैं ग्रीन, माफी चाहेंगे रेड कलर का। तो रेड कलर में देखिए गौर से समझिए, एक यहाँ पर, कहाँ पर, इसी में चला रहे हैं, गौर से समझना है। एक ये वाला रेड कलर से ये वाला त्रिभुज ऊपर बन जाएगा। तो कितने हो गए, 2 हो गए। उसके बाद देखिए, उसके बाद अभी नंबर नहीं दे रहा हूं, यहाँ पर ऐसे करके ऐसे एक और ये भी हमें दिखाई दे चुका है। कौन सा, ये
मतलब 3 दिखाई दिए। कहाँ से, कैसे कैसे दिखाई दिए, तो गौर से समझना है येलो कलर से। अब की बार येलो से समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए, एक ये दिखाई दिया था, एक यहाँ पर ऐसा बड़ा वाला दिखाई दिया था, और एक ये वाला दिखाई दिया था। मतलब 3 और दिखाई दिए थे ऊपर ऊपर की इतनी सी आकृति में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सर, प्लस में 3 कर देंगे। उसी प्रकार नीचे भी देखेंगे। जब नीचे भी देखेंगे तो पाएंगे दोस्तों आप कहाँ पर, 1 मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर देखेंगे इस तरह से, इस तरह से जब देखेंगे तो ये 1 मिलेगा, ठीक है, ये 1 मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद कहाँ पर मिलेगा, एक यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, एक ये वाला हो गया, तो आप कहेंगे 2 हो गए सर। उसके बाद तीसरा कहाँ पर मिलेगा, तो तीसरा यहाँ से मिलेगा, यहाँ से ये वाला, तो आप कहेंगे सर 3 हो गए, तो फिर से 3 कर लीजिए, ठीक है, फिर से 3 हो गए। इसके बाद देखिए आगे कहाँ पर मिल रहे हैं, तो उसको भी समझना है आपको अच्छे से। मैं एक भी त्रिभुज नहीं हटा रहा हूं, आप चाहो तो दोबारा से काउंट कर लेना, ठीक है। एक मिलेगा ये वाला, ये ब्लैक कलर जहां पर चल रहा है, और जब ब्लैक कलर चल रहा है तो इस पर आपको नजर रखनी है। ये एक बड़ा सा यहां से ये वाला एक मिलेगा, खूब बड़ा सा, ये वाला खूब बड़ा सा एक मिल जाएगा, तो आप कहेंगे 1 हो गया। और उसके बाद जस्ट इस तरह से लेटा हुआ, 1 मिनट कलर ले लेते हैं दूसरा कहीं से, 1 मिनट यहाँ पर कलर पर जाते हैं और कलर ले लेते हैं। इसके बाद हम कौन सा, हल्का सा येलो, और इसके बाद यहाँ पर चलाएंगे ये वाला कलर, ठीक है, इसको समझिए, ये वाला 1 मिलेगा। तो अभी तक हमें कुल कितने मिल चुके हैं, तो आप कहेंगे सर 2 मिल गए, तो प्लस 2 और कर लेंगे, ठीक है। और अब जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे, 24 4 28, 28 6 34, 34 2 36। और इसके बाद क्या और कहीं पर भी है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल, अभी उसमें तो हमने पता ही नहीं किया है जहां पर सारी आकृतियां बनी हुई हैं, यानी कि ये सबसे बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला भी तो छोड़ दिया, अभी हमने सबसे बड़ा वाला छोड़ दिया। तो आप कहेंगे सर सबसे बड़ा वाला सहित हमारे कितने हो जाएंगे, +1 करेंगे तो 37 हो जाएंगे। गौर से जोड़ लीजिए, 24 4 28 3 31 3 34, 34 3 कितना हो जाएगा, 37। तो इस तरह से हमें पता चला जो ये आकृति है इसमें 37 त्रिभुज स्थित हैं। कितने हैं, 37। और दोस्तों इस प्रश्न को आपको कम से कम 3-4 बार देखना है, तभी आपको समझ में आएगा कि कहां पर ये त्रिभुज हमने काउंट किए हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसको 3-4 बार जरूर देखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए स्टार को किस गणितीय चिन्हों के संयोजन से परिवर्तित किया जाएगा। तो ये देखिए, ये गणितीय चिन्हों का क्या दे रखा है, संयोजन दे रखा है। तो बताइए ये जो स्टार है इनको कैसे परिवर्तित करके बना सकते हैं। तो गौर से आपको समझना है इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर नंबर लिख लेंगे 48, उसके बाद लिखेंगे 4, उसके बाद लिखेंगे 6, 1 मिनट, उसके बाद क्या लिखेंगे, आप कहेंगे सर 6 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर 3 लिखेंगे, फिर 30 लिखेंगे, इस तरह से। और संयोजन को क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। तो पहले वाले में देखते हैं माइनस, कितना बचेगा, 44, ठीक है, 1 मिनट, पहले इसका सीधा रख देते हैं, पहले माइनस, फिर प्लस, फिर बराबर और फिर गुणा। तो यहाँ पर 30 या 90 हो जाएगा, और माइनस करेंगे तो 44 बचेगा, और 44 में 6 जुड़ेगा तो 50। 50 और 90 कभी बराबर नहीं होते हैं, तो एक पहला वाला हमारा क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया। गौर से समझना है, पहला वाला गलत हो चुका है। दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला देखेंगे तो पहली बार में भाग है, दूसरी बार में बराबर है, तीसरी बार में गुणा है और फिर प्लस है। तो भाग देंगे, 48 में बचेगा 12, और 12 बराबर 18, और प्लस क्या हो जाएगा 30। मतलब 12 बराबर 48 कभी नहीं होता है। तो इसका मतलब दोस्तों हमारा दूसरा वाला विकल्प भी क्या है, गलत है, ठीक है, ये वाला भी गलत हो गया। इसके बाद फिर से कलर चेंज करते हैं और आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी में पहले भाग है, उसके बाद प्लस है, उसके बाद दोस्तों गुणा है, फिर दोस्तों बराबर है। तो पहले क्या करेंगे, बोर्ड मास का प्रयोग करके भाग को सॉल्व करेंगे। मतलब 12, उसके बाद प्लस, यहाँ पर क्या है 6 तिया 18, 6 तिया 18, और बराबर में दोस्तों 30। तो आप जोड़ेंगे 18 12 30 इक्वल टू 30 बराबर 30, यानी कि LHS इक्वल टू RHS। और हमने कौन से सिद्ध किया है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी से सिद्ध किया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, और डी वाला भी गलत हो जाएगा, चाहो तो आप रख के देख लेना। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में सन्निहित आकृति को ज्ञात कीजिए। एक और प्रश्न जिसमें हमें सन्निहित आकृति बतानी है, और आकृति कैसी है, कुछ ऐसी है, कुछ ऐसी आकृति है, इसके बारे में हमें बताना है कहां पर आकृति इसमें दिखाई दे रही है। तो गौर से देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे क्या कहीं पर दिखाई दे रही है ऐसी आकृति, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर 1 गलत है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में भी नहीं दिखाई दे रही है। ऑप्शन नंबर सी में यहाँ से देखते हैं, उसके बाद ये देखते हैं, तो इसके बाद यहाँ पर नहीं जा रही है, ये इस दिशा में नहीं जा रही है, ये वाली दिशा में, तो ये गलत हो गया। अब बचा केवल और केवल एक ऑप्शन। तो हम बताएंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर रखेंगे, उसके बाद यहाँ पर चलेंगे, फिर नीचे जाके ऐसे चले जाएंगे। मतलब सबसे पहले ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी, ये आकृति हमारी बनी हुई है ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे।
चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा अमित की आयु बबली की आयु से 4 गुना है, बबली की आयु प्रिया की आयु से 3 गुना है। यदि प्रिया की वर्तमान आयु 5 वर्ष है तो अमित की वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए सबसे पहले 3 लड़कों के बारे में बात की गई है, अमित, बबली और कौन हो जाएगी अगली प्रिया, तो इनके बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले हम इन तीनों को यहां पर लिखेंगे। रीजनिंग का प्रश्न है, ऐसा आपके गणित में भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या हो जाएगा, अमित हो जाएगा। तो यहां पर हमारा अमित हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों बबली हो जाएंगी, यहां पर हम रख देते हैं बबली जी को, ठीक है, ये बबली हो गई। उसके बाद तीसरी हो जाएंगी प्रिया, कौन हो जाएंगी प्रिया। तो अब इसको प्रश्न को पढ़िए, पहले क्या कह रहा है। कह रहा है अमित की जो आयु है बबली की आयु से 4 गुना है, मतलब अमित की जो आयु है बबली की आयु से 4 गुना ज्यादा है। लेकिन आगे जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि बबली की जो आयु है वो प्रिया की आयु से 3 गुनी है। तो प्रिया की आयु को यदि हम मान लेते हैं कितना दोस्तों x, तो 3 गुना कौन हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3 गुना हो जाएगी बबलू की आयु, मतलब 3x, ठीक है। उसके बाद ये क्या है अमित, अमित की आयु बबली की आयु की 4 गुना है, तो मतलब ये क्या हो जाएगी 12x हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से। हालांकि x से सवाल को सॉल्व नहीं करना चाहिए, x हमेशा खतरे की घंटी होती है, चाहे वो जिंदगी में और चाहे सवाल में। लेकिन इसको सॉल्व कर लेते हैं, आसान प्रश्न है, रीजनिंग में पूछा गया है। कह रहा है यदि वर्तमान में प्रिया की आयु 5 वर्ष है, मैंने अभी कितनी मानी थी x वर्ष मानी थी, तो वर्तमान में बता रहा है कि 5 वर्ष है, तो ये कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे x में 3 का गुणा करेंगे, मतलब 5 का गुणा करेंगे 3 में, तो ये बनेगा 15। उसके बाद यहां पर 12 है, तो 12 में 5 का गुणा करेंगे तो 60 वर्ष बनेगा, ठीक है, इस तरह से। एक 60, एक 15, एक 5, इस तरह से बनेगा। कह रहे वर्तमान में अमित की आयु क्या है, तो अमित कहां पर है, ये अमित के सामने कितनी आई 60 वर्ष, और 60 वर्ष मतलब ये लड़का नहीं था, ये तो दोस्तों बुढ़ा निकल गया, मतलब ये दादाजी थे, ठीक है, इसको याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। और दोस्तों आज के 15 प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। हालांकि बहुत ज़्यादा टिपिकल क्लास थी, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे, और सारे के सारे क्वेश्चन को समझाने में थोड़ा समय लग गया। आज की क्लास विलंब हुई लगभग 8 से 10 मिनट, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। तो यदि समझ गए हैं तो दोस्तों एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को शेयर कीजिए, और कमेंट में अपना रिव्यू जरूर बताइए दोस्तों, कैसी क्लास लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, जैसी भी लगी, तो अपना कमेंट बॉक्स में आप रिव्यू जरूर दे सकते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त दोस्तों जिन भी विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी इस तरह की क्लासेस आएँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जिन स्टूडेंट्स ने लाइक कर दिया है उनके लिए धन्यवाद, आप लोग लाइक और शेयर कर देंगे, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। बहुत जल्द इस पर आपको 8 से 10 दिन के अंतर्गत कुछ नया देखने को मिलेगा, यानी कि सारे सब्जेक्ट की शुरुआत हो सकती है, ठीक है। आपको हमने हिंट दे दी है। और दोस्तों मिलते हैं कल एक नई क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।